हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को चाल और बेग के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, ये जो आपका वीडियो है दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें दोस्तों आप लोग ये समझोगे कि चाल और बेग का मतलब क्या होता है, चाल और बेग एक दूसरे से किस प्रकार से अलग है और साथ ही इनकी परिभाषाएं क्या होती है, इन सब के बारे में दोस्तों मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरीके से परिचित कराऊंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को दोस्तों लास्ट एंड तक अगर देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपको चाल और बेग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। लेकिन दोस्तों वेट, मैं आप सभी को बता दूं कि आपके चाल और बेग को समझने के लिए आपको दूरी और विस्थापन का समझ में आना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों जो चाल और जो बेग है वो दोस्तों आपके दूरी और विस्थापन से ही संबंधित है। यानी जिन बच्चों को दूरी और विस्थापन अच्छी तरीके से समझ में आती होगी वही बच्चे चाल और बेग को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका चाल और बेग संबंधित है किससे, तो दूरी और विस्थापन से। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि हमने यहां पर चाल लिखा है जो कि दोस्तों यह संबंधित है दूरी से, और यहां पर हमने बेग लिखा है जो कि संबंधित है विस्थापन से। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर ये देखते हैं कि आखिर जो हमारा चाल है वो दूरी से आखिर क्यों संबंधित है, यानी आखिर क्या रीजन है कि चाल दूरी से संबंधित है और क्या रीजन है कि जो बेग है वो विस्थापन से संबंधित है। तो इसे दोस्तों हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं, आप लोग समझिएगा, मैं आप लोग को बताता हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोग मान लेते हैं यहां पर कि 5 सेकेंड में जो कोई व्यक्ति जो है वो क्या करता है कि 30 मीटर की दूरी तय करता है। अब दूरी तो सबको पता है, दूरी किसको बोलते हैं, किसी कण या पिंड द्वारा चली गई रास्ते की कुल वास्तविक लंबाई क्या कहलाती है, उसकी दूरी कहलाती है। यानी जो भी कण या पिंड रास्ते की जितनी लंबाई को मापता है उस लंबाई का कुल जो लंबाई, पथ की जो लंबाई होगी, टोटल उस पथ की जो लंबाई का जो मान होगा वही उस कण यानी उस वस्तु के लिए दूरी के रूप में जाना जाएगा। इसीलिए इसका परिभाषा दोस्तों कहा जाता है इस तरीके से कि किसी कण या पिंड द्वारा तय की गई रास्ते की कुल वास्तविक लंबाई उसकी दूरी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि जो 30 मीटर है वो कहीं ना कहीं क्या है, रास्ते की लंबाई है। यानी कोई कण होगा जिसने 30 मीटर पथ को मापा है, यानी रास्ते को मापा है, और इसलिए उस कण के लिए जो लंबाई निकल कर आई है पथ की वो कितनी निकल कर आई है, 30 मीटर। और इसी 30 मीटर को हम लोग उस वस्तु के लिए दूरी बोलेंगे, क्योंकि दूरी संबंधित है किससे, तो पथ की लंबाई से, जिस पथ को वस्तु माप रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अब आप यहाँ पर समझना कि हमने यहाँ पर समय क्यों लिया 5 सेकेंड, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो गति है वो बिना समय के नहीं हो सकती। इस संसार का कोई भी पिंड, वस्तु, जीव जंतु, सजीव निर्जीव कोई भी हो, अगर वो गति करती है तो अपने गति में कोई ना कोई समय जरूर लेती है, बिना समय के कोई गति नहीं हो सकती। तो जब कोई पिंड या वस्तु अगर वो दूरी तय कर रही है तो कहीं ना कहीं वो गति कर रही है, वो विराम में तो है ना। तो जब दोस्तों वो गति कर रही है यानी वो दूरी तय कर रही है तो उसको दूरी तय करने में कुछ ना कुछ समय जरूर लगेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर है और यहाँ से अगर हम यहाँ अगर चले आए तो हमने क्या किया, मतलब यहाँ से हमने यहाँ का दोस्तों दूरी तय किया, तो हमको यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ समय जरूर लगा होगा। तो उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि 30 मीटर की दूरी तय करने में जो व्यक्ति है उसको 5 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, यहाँ पर फिर से अगर मान लेते हैं कि 8 सेकेंड में कोई व्यक्ति 40 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, 8 सेकेंड में कितना दूरी तय करता है, तो 40 मीटर की। तो अब हम यहाँ पर क्या समझेंगे दोस्तों कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 5 सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है वो 30 मीटर है, 8 सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है वो 40 मीटर है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये देखते हैं कि आखिर जो वस्तु है वो 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा। जैसे कि अगर 5 चॉकलेट का मूल्य 30 रुपया है तो हमें ये जानने की इच्छा जरूर होगी कि आखिर एक चॉकलेट का जो मूल्य होगा वो कितना रुपया होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 30 रुपये में 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 रुपया। यानी कि प्रति चॉकलेट का जो मूल्य है वो है 6 रुपया। मेरे बातों को आप लोग समझे ना। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो 1 सेकेंड है
और 1 सेकंड के लिए जो हम वस्तु की दूरी निकालते हैं वो दूरी दोस्तों उस वस्तु का चाल के रूप में जानी जाती है। ना समझ में आया आप फिर से मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। देखिए हमें ये पता चल गया कि जो वस्तु है उसने 30 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय किया, यानी कि 30 मीटर दूरी तय करने में उसको टोटल समय 5 सेकंड लगा है। जो वस्तु है उसे 40 मीटर की दूरी तय करने में टोटल समय 8 सेकंड लगा है। तो आखिर उसको 1 सेकंड में जो दूरी तय करना है वो फिर वो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करता होगा ये हमको देखना होगा। ठीक है, 5 सेकंड में व्यक्ति द्वारा तय किया गया जो टोटल दूरी है वो है 30 मीटर, तो वो जो व्यक्ति है वो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करता होगा। तो दोस्तों 1 सेकंड को ही हम लोग बोलते हैं एकांक समय या फिर इकाई समय। तो हम जब किसी वस्तु का इकाई समय में तय की गई दूरी का जब दोस्तों हम लोग गणना करते हैं या उसका मान निकालते हैं तो उसी को चाल के रूप में जाना जाता है। बस इसी को चाल बोलते हैं। चाल दोस्तों कोई चीज अलग नहीं है, यानी कि आप देख सकते हैं कि जब 5 सेकंड में तय किया गया दूरी 30 मीटर है तो 1 सेकंड यानी करने मतलब प्रति एकांक सेकंड। ठीक है, यानी 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितना आएगा तो 30 मीटर और बटा में हो जाएगा आपका 5, यानी कितना आएगा दोस्तों तो 6 मीटर। समझे, यानी कि जो वस्तु है या जो व्यक्ति है वो प्रति सेकंड लगा देंगे। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड क्या कर रहा है कि 6 मीटर की दूरी होता है कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी निरूपण को हम लोग बोलेंगे दोस्तों चाल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल के रूप में हम लोग जानते हैं। तो हमने देखिए इसकी परिभाषा में लिखा है इकाई समय अंतराल में किसी वस्तु या कण द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल दोस्तों कुछ फास्ट नहीं है, बस जितना समय में जो वस्तु दूरी तय करता है हम क्या करते हैं कि उसको एकांक समय में देखते हैं कि वो एकांक समय में कितना दूरी तय किया है। एकांक समय में उसके द्वारा जो तय की गई जो दूरी निकल कर आती है उसी को हम लोग बोलते हैं चाल। तो यहाँ परिभाषा में बताया जा रहा है इकाई समय अंतराल में किसी वस्तु या कण द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। दोस्तों 1 सेकंड को ही फिजिक्स की भाषा में इकाई यानी एकांक समय के रूप में जाना जाता है। तो इसका निरूपण आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे कि यदि t समय अंतराल में पता नहीं एक समय कितना है, मान लेते हैं कि कोई वस्तु t समय अंतराल में क्या करता है वो दोस्तों s दूरी तय करता है। यदि t समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s हो, दूरी को हम लोग किससे निरूपित करते हैं तो s से, दूरी s हो तो वस्तु की चाल इस प्रकार होगी। तो ये चाल कैसे आएगी देखिए, यानी कि t समय अंतराल में जो वस्तु है उसने दूरी तय किया कितना भाई तो s। तो अब आपको जानने की यहाँ पर दोस्तों जरूर इच्छा होगी कि आखिर वो इकाई समय में यानी 1 सेकंड में वो कितना दूरी तय करता होगा। तो 1 सेकंड कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर निकालेंगे 1 सेकंड का तो क्या हो जाएगा s। ठीक है, आज जितना दोस्तों समय दिया होगा उसको हम लोग क्या करेंगे बटा में कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे टी ले लेंगे एस बटा में टी। आज जो इकाई समय है इकाई समय में तय की गई दूरी जो होगा उसी को हम लोग चाल बोलते हैं। तो इसी इकाई समय को हमने यहाँ पर भी के रूप में दर्शाया है और ये जो भी है दोस्तों वो आपके चाल का संकेत कहलाता है। जिस प्रकार से दूरी का संकेत एस होता है उसी प्रकार से चाल का संकेत आपका भी होता है। ठीक है, तो हमने v इक्वल टू एस पॉन टी किया जिसका मतलब होता है एस का अर्थ हो गया आपका दूरी और टी का अर्थ हो गया उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय। तो इस तरीके से उसका जो दोस्तों समीकरण है वो निकल कर आता है। तो आप समझे कि जो आपका चाल है वो दूरी से किस प्रकार से संबंधित है। अब जरा हम लोग बात करते हैं विस्थापन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो विस्थापन है वो आपका संबंधित है किससे तो वेग से। तो हम लोग क्या करते हैं कि जरा देखते हैं कि आखिर वेग जो है वो विस्थापन से किस प्रकार से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए इसे समझने से पहले आपको यह जानना होगा कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो दोस्तों दूरी और विस्थापन में ज़्यादा कोई विशेष अंतर नहीं है, केवल अंतर है दिशा का। यानी किसी वस्तु की जो दूरी होती है उसमें दिशा का बराबर क्या होता है परिवर्तन, दिशा का दोस्तों क्या होता है चेंजिंग। लेकिन अगर हम बात करें किसी वस्तु के विस्थापन का तो उसमें दोस्तों उनकी एक निश्चित दिशा होती है, उनमें दिशा का परिवर्तन नहीं होता। तो दिशा का परिवर्तन ना होने के कारण दोस्तों इनके जो दूरी होती है वो दोस्तों एक सरल रेखीय होती है। आज जबकि किसी वस्तु की जो दूरी होती है वो सरल रेखीय ना होकर दोस्तों क्या होती है वो अपने पथ को बदल सकती है, मतलब कि उसका जो सरल रेखीय पथ है वो चेंजिंग भी हो सकता है। जिस स्थिति में किसी वस्तु की दूरी और किसी वस्तु का विस्थापन अगर सरल रेखीय रहता है मतलब एक ही दिशा में रहता है तो उस स्थिति में दोस्तों किसी वस्तु की दूरी और उसका विस्थापन आपस में क्या होंगे बराबर।
दूरी की दिशा परिवर्तन होने के कारण ये दोस्तों कहलाता है अदिश राशि, और विस्थापन का दिशा परिवर्तन ना होने के कारण यह कहलाता है सदिश राशि। तो जब आपका चाल संबंधित है दूरी से, तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो चाल होगा वो भी आपका होगा अदिश राशि। क्यों? क्योंकि जो दूरी है वो है आपका अदिश राशि। उसी प्रकार से जब आपका विस्थापन है सदिश राशि और विस्थापन संबंधित है वेग से, तो जो वेग होगा वो भी दोस्तों आपका कहलाएगा सदिश राशि। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से समझते हैं, जो दूरी आपने यहाँ पर लिया है ना 5 सेकंड में तय की गई जो 5 सेकंड में जो दूरी है वो कितना तय हो रहा है 30 मीटर। तो दोस्तों इसमें केवल परिमाण बताया जा रहा है, कितना 30 मीटर, यानी रास्ते का केवल क्या हो रहा है परिमाण बताया जा रहा है कि उसने 30 मीटर उसने रास्ते की लंबाई को मापा है, कितना समय में 5 सेकंड में। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी दिशा का जिक्र नहीं किया गया है, वो किस दिशा में रास्ते की लंबाई के पथ को मापा है, यानी कि इसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो किस दिशा में है, ये बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पर निरूपित नहीं किया गया है। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे कि ये किस रूप में है, तो ये दूरी के रूप में है। लेकिन जब हम इसी को लिखेंगे 5 सेकंड में तय की गई जो दूरी है वो 30 मीटर उत्तर दिशा, और देखते 5 सेकंड में तय की गई जो दूरी है वस्तु द्वारा या व्यक्ति द्वारा वो है उत्तर दिशा में, किसमें उत्तर दिशा में, तो ये कहलाएगा आपका विस्थापन। क्यों? क्योंकि पहले केवल परिमाण था लेकिन अब दिशा भी आ गया, तो दिशा आने के कारण अब यही जो दूरी है वो आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, तो आपके विस्थापन में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो गया, तो विस्थापन में कन्वर्ट हो गया। तो देख सकते हैं कि जब ये उत्तर दिशा बोल रहा है तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति होगा वो एक निश्चित दिशा यानी वो उत्तर दिशा में ही वो 30 मीटर क्या किया होगा, वो 30 मीटर की दूरी होता है किया होगा, यानी उसमें बिल्कुल भी दिशा का परिवर्तन नहीं किया गया होगा। तो उस स्थिति में इस दूरी को हम लोग विस्थापन के रूप में जानेंगे, और इसी विस्थापन को जब हम लोग इकाई समय के लिए निकालेंगे, कितना समय के लिए, इकाई समय के लिए, मतलब एकांक समय के लिए, तो वही दोस्तों आपका वेग के रूप में जाना जाता है। यानी कि अगर 5 सेकंड में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन अगर 30 मीटर है, तो 1 सेकंड में कितना होगा, तो 1 सेकंड में वस्तु द्वारा तय किया गया जो विस्थापन होगा वो 6 मीटर प्रति सेकंड, यानी अभी मीटर प्रति सेकंड मत लिखिए, अभी मत लिखिए मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर, यानी 1 सेकंड में वस्तु द्वारा जो तय की गई जो दूरी है वो कितना है भाई, तो वह 6 मीटर। किधर, तो उत्तर दिशा में लिखेंगे, उत्तर दिशा में, यानी कि उत्तर दिशा में वो हर 1 सेकंड में 6 मीटर की दूरी क्या करता है, वो तय करता है। बैठो 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 बैठो, पढ़ा रहे हैं इस पर। 6 मीटर दूरी क्या करता है, वो तय करता है। मेरी बात तो समझ रहे ना। तो फर्क कुछ नहीं है, इसमें क्या था, इसमें दोस्तों डायरेक्शन नहीं था, दिशा नहीं था, लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्शन है, इसमें दिशा है। तो डायरेक्शन होने के कारण हम लोग क्या बोलेंगे कि इस दूरी को विस्थापन, और डायरेक्शन ना होने के कारण क्या बोलेंगे कि ये जो आपकी दोस्तों विस्थापन है वो दूरी में कन्वर्ट हो चुकी। तो वेग कुछ भी नहीं, बस वेग क्या बोलता है कि एकांक यानी कि इकाई समय अंतराल में किसी वस्तु या कण द्वारा तय की गई विस्थापन करने मतलब कि विस्थापन भी दूरी होती है, आपको पता है, लेकिन कैसी दूरी, एक निश्चित दिशा वाली। ठीक है, तो तय किया गया जो विस्थापन होगा वही वस्तु का वेग कहलाएगा। तो जैसे कि देखिए हमने यहाँ पर लिया है, यदि t समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन t समय, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। देखिए t समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना होगा, एस वेक्टर। तो क्या वेक्टर लगा है, क्योंकि वेक्टर बोलता है कि हम क्या है, सदिश। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पिछले वीडियो में कि अगर दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के अगर अक्षर के ऊपर अगर तीर का अगर निशान रहेगा, तीर का निशान, तो हम लोग बोलेंगे ये सदिश राशि है। अगर तीर का निशान नहीं रहेगा तो हम लोग बोलेंगे वो अदिश राशि है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये दूरी है, लेकिन किस रूप में, एक निश्चित दिशा वाली, और एक निश्चित दिशा वाली होने के कारण यह विस्थापन के रूप में जानी जाएगी। तो t समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन s वेक्टर है। तो अब आप दोस्तों इसको एकांक समय के लिए निकाल लीजिए। तो एकांक समय के लिए क्या होगा, तो एकांक समय के लिए हो जाएगा यानी इकाई समय के लिए दोस्तों हो जाएगा एस वेक्टर आबाटा में हो जाएगा कितना, t, यानी जितना टोटल समय उसने दूरी तय करने में लिया है वो टोटल समय वो क्या हो जाएगा, उबाटा में आ जाएगा। और इसी इकाई समय को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी इकाई समय को हम लोग इस विस्थापन के लिए वेग के रूप में जानेंगे, जबकि हम लोग दूरी के लिए चाल के रूप में जानेंगे। तो यही दोस्तों आपका था चाल और वेग के बीच में अंतर। अगर और ज़्यादा इसमें अगर हम अंतर डिफाइन करना चाहें तो दोस्तों आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जब आपका दूरी जो होगा वो या तो विस्थापन से बड़ा हो सकता है या फिर विस्थापन के बराबर हो सकता है। यानी कहने का मतलब कि जो विस्थापन होगा वो या तो दूरी से छोटा हो सकता है या फिर दोस्तों दूरी के बराबर हो सकता है। उसी प्रकार से
आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, दूरी किससे कन्वर्ट है, तो भाई चाल से। तो चाल ग्रेटर देन इक्वल किसके, विस्थापन किससे संबंधित है, तो वेग से। तो आप समझ सकते हैं कि जो किसी वस्तु का जो वेग होगा वो या तो चाल से, उसके चाल से छोटा हो सकता है या फिर उसके चाल के बराबर हो सकता है। यानी कि वस्तु की जो चाल होगी वो वेग के बराबर भी हो सकती है या उससे अधिक भी हो सकती है। तो ये इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसका अंतर डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इसके दिशा का, तो दोस्तों आपको पता है कि इसमें दिशा क्या होता है, निश्चित रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं सदिश राशि। और इसकी दिशा निश्चित ना होने के कारण इसको बोलते हैं हम लोग अदिश राशि। ठीक, इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये आपका हो जाएगा दूरी, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, आइए आपका हो जाएगा समय, तो इसका मात्रक होता है सेकंड। तो इस कारण दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारा चाल होगा उसका मात्रक निकल कर आएगा मीटर प्रति सेकंड। और जो मात्रक दोस्तों आपके चाल का होता है वही मात्रक आपके वेग का भी होता है। जिस प्रकार से जो मात्रक आपके दूरी का होता था वही मात्रक आपके विस्थापन का, ठीक उसी प्रकार से जो मात्रक आपका चाल का होगा वही मात्रक आपका वेग का होगा। अगर हम और बात करें दोस्तों इसके अंतर का, तो आप इसको अंतर को ऐसे डिफाइन कर सकते हो। आपने देखा था दूरी और विस्थापन में कि किसी वस्तु की जो दोस्तों दूरी थी वो शून्य हो सकती है या फिर धनात्मक हो सकती है। यानी कि देखिए अगर कोई वस्तु विराम में होगा तो उसकी जो दोस्तों दूरी होगी वो शून्य होगी। अगर कोई वस्तु गतिमान होगा तो उसकी जो दूरी होगी वो दोस्तों धनात्मक हो सकती है। लेकिन किसी वस्तु का जो दोस्तों विस्थापन होगा वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकती है। किसी वस्तु का विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकती है। तो जब दोस्तों किसी वस्तु का विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है तो आप समझ के रखना कि किसी वस्तु का जो वेग है वो भी धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। यानी जो गुण आपके विस्थापन के लिए अप्लाई होगा वही गुण वेग के लिए, और जो गुण आपके दूरी के लिए अप्लाई होगा वही गुण आपके चाल के लिए। मेरी बात को समझ रहा। अब इसमें आप लोग थोड़ा सा और समझिएगा। ठीक, इतना सारा मैंने आप लोगों को करा दिया। इसमें और आप क्या देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि सभी जो चाल होगा वो बिल्कुल भी वेग नहीं हो सकता। सभी जो चाल होगा बिल्कुल भी वेग नहीं हो सकता है, लेकिन सभी जो वेग होगा वो चाल हो सकता है। यानी किसी वस्तु का जो वेग होगा वो चाल के रूप में जाना जा सकता है, क्योंकि चाल का मतलब क्या होता है, इकाई समय में तय की गई दूरी से। तो भाई इकाई समय में तय की गई जो दूरी है वो वेग भी बताता है, लेकिन किसके साथ, तो दिशा के साथ। लेकिन जो आपका चाल है वो इकाई समय में तय की गई दूरी को तो बताता है, लेकिन दिशा परिवर्तन के साथ। ठीक है, तो जब ये दोस्तों इकाई समय में तय की दूरी को जब चाल भी बताए और वेग भी बताए तो उसके लिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप चाल और वेग में अंतर डिफाइन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो वीडियो होगा दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कि चाल और वेग में किस प्रकार से हम लोग अंतर डिफाइन कर सकते हैं और किस तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं। अब दोस्तों जरा हम लोग बात कर लेते हैं चाल के प्रकार और वेग के प्रकार पर। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो चाल के प्रकार होते हैं वो क्रमशः 4 प्रकार के होते हैं, और जिस प्रकार से चाल के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं ठीक उसी प्रकार से जो वेग है उनके भी 4 प्रकार होते हैं, और उन्हें भी आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चाल के अगर हम प्रकार की बात करें तो वस्तु की जो चाल होता है दोस्तों वो समय के साथ या तो समान रूप से बढ़ता रहता है या फिर समय के साथ वो दोस्तों असमान रूप से बढ़ता रहता है। ठीक है, तो किसी वस्तु की चाल समान और समान होने के कारण इसका जो चाल है वो 2 रूपों में निकल कर आता है। पहला एक समान चाल, वस्तु की अगर चाल के प्रकार की अगर बात करें तो पहला होता है एक समान चाल, और दूसरा होता है असमान चाल, और तीसरा होता है औसत चाल, और चौथा दोस्तों होता है तात्क्षणिक चाल। ये होते हैं 4 प्रकार आपके चाल के। उसी प्रकार से अगर हम बात करें इधर वेग के प्रकार का, तो वेग के भी होते हैं 4 प्रकार। कौन कौन, तो पहला आपका होता है एक समान वेग। अगर हम बात करें दूसरा का तो वो हो जाएगा असमान वेग। एक और बात करें इसके आगे वैसे ही तो हो जाएगा औसत वेग, और 4 नंबर में दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 नंबर होगा और यहाँ पर ही 4 नंबर होगा। ठीक है, 4 नंबर ती हो जाएगा तात्क्षणिक वेग।
इस तरीके से। तो आप लोग इसको समझ के रखना है कैसे कैसे हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक समान चाल के बारे में, ठीक है, एक समान चाल के बारे में। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग पहले खाना बना लेते हैं, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग एस लिखते हैं और यहाँ पर हम लोग टी लिखते हैं। एस का मतलब होता है दोस्तों दूरी और टी का मतलब होता है समय, ठीक है। और ये जो एस है वो मान के चलते हैं दोस्तों मीटर में है और जो टी है वो है सेकेंड में, ठीक है। तो आप लोग समझिएगा, मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है वो क्या करती है कि 5 सेकेंड में, यानी कि 5 सेकेंड में वो 10 मीटर की दूरी तय करती है। मान लेते हैं कोई वस्तु जो है, देखिए पहले यहाँ पर 0 0 मान लेना, 0 0 तो गलती हो जाएगा, 0 0। उसके बाद क्यों 0 0? क्योंकि 0 करने का मतलब कि जब आप किसी वस्तु की चाल को देखना शुरू करते हो तो उस समय जो आपका प्रारंभिक समय होगा उसको हम लोग स्टार्टिंग टाइम बोलते हैं। स्टार्टिंग टाइम मतलब जब आप समय किसी वस्तु की चाल को जब देखना शुरू करते हो तो उस समय आपका टाइमिंग होता है स्टार्टिंग, तो उस प्रारंभिक समय को 0 से निरूपित किया जाता है। और जब आप किसी वस्तु की दूरी को दोस्तों जब आप देखोगे कि कितना चला, 5 मीटर कि 10 मीटर, तो उसकी दूरी को जब मापोगे ना, जैसे कि 5 मीटर कोई वस्तु चला है 5 मीटर, तो ये 5 मीटर कहाँ से मापोगे? तो 0 से। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे 0 ले लेंगे। और ये दोनों यानी कि आपके दूरी और आपके समय, ये दोनों क्या होंगे? जब आप इनका ग्राफीय निरूपण करोगे तो ये दोनों आपके मूल बिंदु पर मिलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी वस्तु की जो दूरी है उसको पहले 0 मान लेंगे, यानी कि 0 पर क्या है, हमने 0 से वस्तु की दूरी को देखना शुरू किया, ठीक है। 0 मीटर पर वस्तु का जो दूरी है वो 0 समय से हमने देखना शुरू किया, ये हुआ इसका अर्थ। आगे समझिएगा, समझ गए ना? 0 सेकंड में वस्तु की दूरी होता है 0 मीटर, यानी मान के चलते हैं 0 सेकंड में जो वस्तु की जो दूरी है वो 0 है, यानी कि वो खड़ी है, विराम में है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि 5 सेकंड में जो वस्तु की जो दूरी है वो हो जाती है 10 मीटर, क्योंकि यहाँ पर मीटर में है, ठीक। फिर मान लेते हैं कि दोस्तों 10 सेकंड में जो वस्तु की दूरी है वो हो जाती है 20 मीटर, ठीक। फिर मान लेते हैं कि 15 सेकंड में वस्तु की जो दूरी है वो हो जाती है 30 मीटर, और फिर मान लेते हैं कि 20 सेकंड में वस्तु की जो दूरी है वो हो जाती है 40 मीटर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं? आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 5 सेकंड में 10 मीटर का दूरी तय हुआ, फिर 10 सेकंड में 20 मीटर का दूरी तय हुआ, फिर 15 सेकंड में 30 मीटर का दूरी तय हुआ, फिर यहाँ देख सकते हैं कि 20 सेकंड में 40 मीटर का दूरी तय हुआ। तो इन दोनों दूरियों के बीच का जो अंतराल है वो कितना का है? तो दोस्तों देख सकते हैं कि इन दोनों दूरियों के बीच का जो अंतराल है वो है 10 मीटर का, 10 मीटर का। यानी अगर ये दूरी की अगर हम बात करें तो कितना आएगा? मात्र 10 मीटर। समय का अगर अंतराल का बात करें 5 और 0 का, तो वो आएगा 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। यानी दोस्तों आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि समान समय अंतराल में, यानी बराबर समय अंतराल में, देखिए 5 सेकंड के बराबर कौन हो जाएगा? 5 सेकंड बराबर कौन होगा? 5 सेकंड। यानी 5 सेकंड में जब वो 10 मीटर का दूरी तय किया है तो फिर 5 सेकंड में क्या कर रहा है? 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है। जब 5 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है, अब फिर 5 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो जो 5 सेकंड फिर लिया है वो 5 सेकंड में ऐड होगा तो हो जाएगा 10 सेकंड। आज जो 10 मीटर दूरी पहले 5 सेकंड में तय कर लिया है, अब फिर 5 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय कर रहा है, तो टोटल दूरी हो जाएगा 20 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि समय भी समान रहा, दूरी भी समान रहा, समय भी आपका बराबर रहा और दूरी भी आपका बराबर रहा। फिर देखिए 10 के बाद फिर हुआ 15, यानी कहने का मतलब कि फिर इसमें क्या किया है कि उसने 5 सेकंड में ही, उसने समान समय ही, बराबर समय में ही उसने क्या किया है? 30 मीटर, यानी बराबर दूरी तय किया है। यानी कि 20 के बाद क्या हुआ? 30, यानी 5 सेकंड में किया था 10 मीटर का दूरी, तो कहीं ना कहीं 5 सेकंड और जो उसको लगा है दूरी तय करने में, तो उसमें दोस्तों 10 मीटर का दूरी तय किया है। तो 5 सेकंड मिलकर 10 मीटर, आज जो 10 मीटर पहले तय कर लिया है और फिर जो 10 मीटर तय किया है वो टोटल दूरी हो गया 20 मीटर। उसी प्रकार से यहाँ 15 सेकंड है, तो यानी हर एक 5 सेकंड में, यहाँ 15 सेकंड है ना, तो हर एक 5 सेकंड में उसने दोस्तों 10 मीटर का दूरी तय किया है। तो 15 सेकंड में हर एक 5 सेकंड, तो 5 को होगा 3 गो, तो 5 सेकंड में दूरी तय कर रहा है 10 मीटर, तो टोटल को हो जाएगा तो दोस्तों 30 मीटर।
यहाँ पर कितना है 20 सेकंड। तो जब यहाँ पर है 20 सेकंड तो देख सकते हैं कि 20 कैसे बना, तो 15 में 5 जोड़ने से, यानी फिर 5 सेकंड में इसने 10 मीटर की दूरी तय किया, तब है ना 30 से आ गया 40। तो इसमें दोस्तों आप लोग ये देख सकते हो कि यहाँ जो वस्तु है, आप वस्तु किसी को भी बोल सकते हो, कार मोटरसाइकिल जो भी हो, ठीक है, यहाँ पर जो वस्तु है वो क्या कर रहा है कि समान समय अंतराल में समान दूरी को तय कर रहा है। क्योंकि चाल का मतलब होता है इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, उस वस्तु की चाल कहलाती है। अब बात करें एक समान चाल का, तो एक समान चाल का मतलब होता है कि वस्तु का जो समय हो वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो बराबर समय अंतराल में वो बराबर दूरी तय करनी चाहिए, यानी वो बराबर दूरी तय करे। अगर कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है तो उस वस्तु की चाल को हम लोग एक समान चाल के रूप में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हो, मैं बोलता हूं आप लोग लिखिएगा। एक समान चाल का आप लोग परिभाषा लिखिएगा, मैं आप लोग को बोल रहा हूं। जब कोई कण या वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है, कोष्ठ में लिख लीजिएगा, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, ठीक है, मतलब समय अंतराल बड़ा भी हो सकता है और समय अंतराल छोटा भी हो सकता है। जब कोई कण या वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है तो उस वस्तु की चाल को एक समान चाल कहा जाता है। एक बार फिर से मिला लीजिएगा, जब कोई कण या वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है तो उस वस्तु की चाल को एक समान चाल कहते हैं। तो कैसे कहते हैं, तो मैंने दोस्तों आप लोग को इस तरीके से दिखा दिया। और एक समान चाल को हम लोग अचर चाल के नाम से भी जानते हैं। अचर चाल के रूप में इसलिए जानते हैं क्योंकि दोस्तों इसकी जो चाल होती है वो दोस्तों बदलती नहीं है, बिल्कुल नहीं बदलती। ये चाल दोस्तों अगर आप निकालोगे, इसकी चाल हर क्षण इसकी चाल निकालोगे तो समान ही आएगा, बदलेगा ना। अगर आप, ये तो मूल बिंदु हो गया, अगर आप यहाँ से निकालो इसकी चाल निकालेंगे तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना तय किया, 10 मीटर। 10 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा, 5 सेकेंड। तो लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड, 10 बटा 5 तो कितना निकल कर आएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड। यानी इस वस्तु की जो चाल होगी वो होगी 2 मीटर प्रति सेकेंड। इसका देखिएगा 20, यानी कि इसका अगर निकालेंगे, V1 हो गया, V2 निकालो, V2। तो V2 में क्या होगा, V2 में टोटल समय है 10 सेकेंड, यानी 0 से, देखिए जो 10 है ना वो 0 से जोड़ेंगे, 0 से पूरा। तो दोस्तों पूरा 10 सेकेंड में वो कितना दूरी तय किया, तो 20 मीटर। तो लिखेंगे 20, यानी दूरी बटा समय ना, तो ऊपर होगा दूरी और नीचे होगा कितना, समय। अब मीटर प्रति सेकेंड चाल का मात्रक होता है, तो करा देंगे तो कितना होगा, ओनली फॉर 2 मीटर प्रति सेकेंड, चाल बराबर। फिर V3 निकालते हैं, तो देखिए V3 का चाहिए तो ये वाला, तो क्या हो सकता है, वस्तु द्वारा तय की दूरी 30 मीटर, तो ऊपर लिखेंगे 30 आ बटा में टोटल समय, यानी 30 मीटर की जो दूरी है वो कितना समय में किया, तो 15 सेकंड में। तो नीचे लिखेंगे 15 मीटर प्रति सेकंड। तो देख सकते हैं कि कटा दीजिए, 15 दूनी 30, तो 2 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ देख सकते हैं 40 बटा 20, यानी कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 40 है, हमको चाल निकालना है। समय कितना समय में वो 40 मीटर की दूरी तय किया है, तो 20 सेकंड में उसने 40 मीटर की दूरी तय किया है। तो यहाँ पर आ जाएगा कट के 20 दूनी 40, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो देख सकते हैं कि हर क्षण वस्तु की जो चाल है वो समान है, वो नहीं बदल रही है। तो ना बदलने की स्थिति में इसको हम लोग बोलेंगे कि इस वस्तु का जो चाल, जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, यानी कि वो दोस्तों अपरिवर्तित है, वो बदल नहीं रही है। इसलिए एक समान चाल को हम लोग अचर चाल या फिर स्थिर चाल के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं एक समान वेग का। अब यहीं पर हम लोग बात करते हैं एक समान वेग का। तो एक समान वेग कुछ नहीं है, बस एक समान वेग में दिशा का ऐड होना है। मान लेते हैं सब कुछ वही है, देखिए ये आपका 0 सेकंड पर वस्तु की जो दूरी है वो मतलब कि मतलब 0 करने का मतलब है कि अब जो वस्तु है अपनी दूरी तय करना शुरू कर रही है। देखते हैं ना गाड़ी मोटर में जीरो पर कांटा रहता है, तो जब वो कोई गाड़ी या कोई वाहन जब अपनी वो दूरी तय करना शुरू करती है तो 0 से कांटा धीरे धीरे क्या करता है, वो उठता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 0 दर्शाया है, ठीक है। और जब कोई वस्तु अपनी दूरी प्रारंभ करती है तो उस प्रारंभिक समय के लिए हम लोग यहाँ पर 0 लिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझिएगा जो निरूपण आप ये देख रहे हैं एक समान चाल के लिए, वही निरूपण दोस्तों आपका एक समान वेग के लिए भी होगा। बस शर्तें आप लोग ध्यान रखना कि इसमें दिशा का बिल्कुल भी गणना नहीं किया गया है, दिशा का दोस्तों इसमें बिल्कुल भी चयन नहीं किया गया है, दिशा का दोस्तों इसमें बिल्कुल भी बात नहीं किया गया है। लेकिन जो एक समान वेग होगा इसमें दोस्तों दिशा होगा, यानी कि जो आपने यहाँ पर 5, 10, 10, 20, 15, 30 जो 20, 40 जो आपने लिया है इसमें दिशा नहीं है। अगर हम दिशा दे दें, जैसे कि मान चलते हैं कि जो वस्तु दूरी तय कर रही है वो कर रही है पूर्व दिशा में, किसमें,
पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा में दूरी तय कर रही है, तो इसका मतलब इस दूरी को एक निश्चित दिशा मिल गई। और जिस किसी भी वस्तु की दूरी को एक निश्चित दिशा मिल जाती है तो वही उसकी दूरी विस्थापन के रूप में जानी जाती है। तो हम यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि जो वस्तु की जो दूरी है वो दूरी ना होकर इसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन, यानी जो वस्तु है वो पूर्व दिशा की ओर विस्थापित हो रहा है। 5 सेकंड में कितना? 10 मीटर, यानी हर एक 5 सेकंड में वो 10 मीटर पूर्व दिशा में विस्थापित हो रहा है। हर 5 सेकंड में वो 10 मीटर पूर्व दिशा में विस्थापित हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु का जो वेग है वो दोस्तों एक समान है। क्यों? क्योंकि देख सकते हो, आप लोग समझना, जो मैं समझा रहा हूँ आप लोग को सब कुछ वही है, बस वही है। देखिए 10/5 है ना, तो देख सकते हैं V1, यानी अब यहाँ पर लग जाएगा तीर के निशान। तीर के निशान करेंगे मतलब कि अब इसकी एक दिशा है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर वेक्टर का रूप दिया है। ठीक है, तीर का निशान जो बताएगा सदिश राशि। यहाँ पर भी तीर आ जाएगा, यहाँ पर भी तीर आ जाएगा और यहाँ पर भी तीर आ जाएगा। अब वही चीज़ आएगा निकल कर 2 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर क्या होगा? पूर्व दिशा। यहाँ पर क्या होगा? पूर्व दिशा। यहाँ पर क्या होगा? पूर्व दिशा, यानी दिशा नहीं बदल रहा है, दिशा निश्चित है, इसलिए दोस्तों हम लोग बोलेंगे एक समान वेग। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। अगर आप इसको लिखना चाहो तो दोस्तों ऐसे लिख सकते हो कि जब कोई कण या वस्तु बराबर समय अंतराल में, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा हो, उसको कोष्ठ में लिखेगा, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा हो कोष्ठ में कर लीजिएगा और लिखेगा, जब कोई कण या वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर विस्थापित होती है, जब कोई कण या वस्तु कोष्ठ में समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, जब कोई कण या वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर विस्थापित होती है, दूरी तय करती है ना, विस्थापित होती है, तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। जब कोई कण या वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर विस्थापित होती है तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपका एक समान चाल और एक समान वेग आपका खत्म हो गया। अब जरा हम लोग बात करते हैं असमान चाल और असमान वेग के बारे में। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। ठीक है, ध्यान देना मेरी बातों को आप लोग। आपका समय बराबर है लेकिन अब जो दूरी है वो बराबर नहीं है, देख सकते हैं। किसके लिए? असमान चाल के लिए भाई। देखिए दोस्तों, हाई तो मान लीजिए 0 0 का चाहिए मूल बिंदु, यानी कि 0 सेकंड पर अब आपने क्या किया है? वस्तु की गति को देखना, वस्तु की दूरी को देखना हमने शुरू किया है। आज 0 से क्या की है, यानी कि अपने प्रारंभिक 0 मतलब कि वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति पर यानी विरामावस्था में है। अब यह विरामावस्था से धीरे धीरे अब वो गति मानी शुरू हुई है, यानी अब वो दूरी तय करनी शुरू की है। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या देख सकते हैं, अगर हम निकालना चाहें चाल को तो देख सकते हैं, मान के चलते हैं V1। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी कितना है? 10 मीटर। समय कितना लग रहा है? 5 सेकेंड। कितना आएगा? 40 का 5 दूनी के 10, यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि दोस्तों V1 में इसकी चाल कितना है? 2 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए बदल दिए दूरी हम, ठीक ना, असमान करती है, समान रूप से नहीं है। V2 लेते हैं, V2 में देख सकते हैं दूरी कितना है? 25 मीटर। समय कितना लग रहा है? 10 सेकेंड। निकालते हैं भाई 40 का, कितना आएगा? 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। बदल गया, चाल बदल गया। यहाँ था 2 मीटर तो यहाँ पर चाल आ गया 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ 2 मीटर प्रति सेकेंड था तो यहाँ पर 2.5 मीटर प्रति सेकेंड चाल आ गया। अगला देखते हैं V3 देखेंगे भाई, कौन है? 45/15, तो लिखेंगे 45 मीटर बटा 15 सेकेंड। आ जाएगा 15 तिया 45, 3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, फिर आगे देखते हैं V3 के बाद V4 है। ठीक है, V4 में कौन है? आपका 80 बटा में 20, यानी दूरी तय कर रहा है 80 मीटर और समय लग रहा है 20 सेकेंड। तो निकल कर आ जाएगा कितना भाई? 0 खत्म, 2 चौके 8, तो 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हर क्षण वस्तु की जो चाल है वो बदल रही है। हेजा 2 मीटर प्रति सेकंड है, हेजा 2.5 मीटर प्रति सेकंड है, हेजा 3 मीटर प्रति सेकंड है और यहाँ पर 4 मीटर प्रति सेकंड है। यानी कि जो वस्तु है वो बराबर समय अंतराल में दोस्तों बिल्कुल भी बराबर दूरी तय नहीं कर रही है, और इसलिए दोस्तों हम इसकी चाल को असमान चाल के रूप में जानेंगे। और इस असमान चाल को ही हम लोग चर चाल के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो इसकी जो दोस्तों चाल होती है वो नियत नहीं रहती, वो दोस्तों हर क्षण बदलती रहती है। समझे? तो इसका परिभाषा इस तरीके से हो सकता है, आप लोग नोट करो, अगर लिखना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। जब कोई कण या वस्तु बराबर समय अंतराल में
बराबर समय अंतराल में, कोष्ठ में लिख दीजिएगा, समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, जब कोई कण या वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं करती है, जब कोई कण या वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं करती है तो वस्तु की चाल असमान चाल कहलाती है। तो वस्तु की चाल असमान चाल कहलाती है। ठीक है, तो आप क्या करना कि जैसे में इसको आप लोग उतार लेना, एकदम शॉर्टकट में, शॉर्ट सब समझ जाना। ठीक है, इतना दोस्तों काफी है, मैंने आप लोग को बता दिया। अब जो काम आपने असमान चाल में देखा, वही सेम काम आपका असमान वेग में भी होगा। बस क्या होगा दोस्तों कि सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ पर हम लोग दिशा लगा देंगे कि भाई वेग है तो इसका दिशा होगा। चाल बदल रहा है लेकिन दिशा चेंज नहीं हो रहा है, चाल बदल रहा है, दिशा हुए है पूर्व है, दिशा में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं है। तो दिशा में परिवर्तन ना होने के कारण आप देख सकते हैं कि ये दोस्तों विस्थापित हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है, लेकिन समान रूप से विस्थापित नहीं हो रहा है। देख सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट टाइम समझा रहे हैं आप लोग, समझना। ये विस्थापित हो रहा है, दिशा निश्चित है ना, तो विस्थापित हो रहा है, लेकिन समान रूप से नहीं, यह असमान रूप से विस्थापित हो रहा है। तो असमान रूप से विस्थापित होने के कारण हम लोग इसके वेग को असमान वेग के रूप में जानेंगे। ठीक है, तो अगर इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं आप लोग तो आप लोग लिख लीजिएगा, जब कोई कण या वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर विस्थापित नहीं होती है, जब कोई कण या वस्तु बराबर समय अंतराल में, कोष्ठ में लिख दीजिएगा, समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, बराबर विस्थापित नहीं होती है तो वस्तु का वेग असमान वेग कहलाता है। ठीक, खत्म। एक समान चाल असमान चाल खत्म, और आपका एक समान वेग और असमान वेग भी खत्म। और एक चीज याद रखिएगा कि किसी वस्तु की चाल कब जीरो होगा, जब वस्तु विरामावस्था में होगा। किसी वस्तु का जो वेग होगा उसको तो छोड़ दीजिए आप लोग, सुन देखिए, किसी वस्तु का वेग शून्य कब होता है, जब वस्तु काफी धीमा कर देता है, मतलब वस्तु रुक जाती है। अब भाई जब रुकेगा, यानी जब किसी वस्तु का विस्थापन शून्य होगा, विस्थापन और शून्य हो जाए तो वस्तु का वेग भी शून्य हो जाएगा। आगे बात करते हैं औसत चाल के बारे में। औसत चाल किसको बोलते हैं? तो दोस्तों देखिए, औसत चाल का जो संबंध है वो किसी वस्तु द्वारा लंबे समय के लिए, लंबी दूरी के लिए किया जाता है। यानी यहाँ पर किसी वस्तु की जो चाल है वो दोस्तों हाईवे के लिए, जैसे कि हाईवे आपका जीटी रोड हो गया, ठीक है, जो हाईवे पे जो गाड़ियाँ चलती है जो काफ़ी लंबी दूरी तय करती है, जैसे कि ट्रेन गाड़ी हो गया, रेलगाड़ी हो गया, जहाज हो गया, एरोप्लेन हो गया, उन सब की जो दूरियाँ होती है, उन सब की दूरियों और उनके समय का जो दोस्तों अनुपात हम लोग निकालते हैं, उसको हम लोग औसत के रूप में निकालते हैं। ठीक है, और वहाँ पर हम लोग बिल्कुल भी छोटी समय का बिल्कुल भी आंकलन नहीं करते, क्योंकि जब इकाई समय देख रहे हैं ना, इकाई का मतलब होता है एकांक, यानी कि 1 सेकंड, और 1 सेकंड जो है वो समय का बहुत ही छोटा मात्रक है, बहुत ही छोटा मापन है। और औसत में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बड़ा मापन लेते हैं समय का। ठीक है, क्यों बड़ा मापन लेते हैं? क्योंकि औसत में जो वस्तु द्वारा जो तय की गई जो दूरी होती है वो भी काफी बड़ी होती है, क्योंकि हमने यहाँ पर मीटर लिया। और जब आप दोस्तों हाईवे पर और कोई वाहन या कोई गाड़ी या कोई एरोप्लेन अगर वो गति करती है तो वो किलोमीटर के साथ गति करेगी। हम ये नहीं देखते कि वो 1 सेकंड में कितना दूरी तय की, 2 सेकंड में कितना दूरी तय की, हम यहाँ पर उसके एवरेज को 1 घंटा लेकर चलते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि अगर कोई वस्तु मान के चलते हैं दोस्तों 15 घंटे में, ठीक है, 15 घंटे में अगर वो दूरी तय करती है, यहाँ पर हम वो ले सकते हैं 105 किलोमीटर। ठीक है, 15 घंटे में अगर कोई वस्तु या कोई वाहन 105 किलोमीटर अगर वो दूरी तय करती है तो फिर वो 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 1 घंटा में। तो 1 घंटा मतलब यहाँ पर जो घंटा है वो क्या हो गया? वो समय से बड़ा हो गया, मतलब समय का जो मात्रक है सेकंड, उससे यह बड़ा हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि बड़ी दूरी के मापन के लिए औसत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 105 अब बटा हो जाएगा 15। ठीक है, तो 15 सते कितना हो जाएगा? 15 सते 105, तो हो जाएगा 7 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 1 घंटा में जो उस वस्तु की जो दूरी है, जो वाहन है, वो 1 घंटा में 7 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है। तो
15 घंटा में कितना वो तय कर लेगा दूरी, तो 105 किलोमीटर। अगर हम इसको औसत चाल से अगर हम इसको स्थापित करना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, लेकिन यहाँ पर हम लोग लेंगे कुल दूरी और कुल समय, यानी कि जब किसी वस्तु की कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को जिस भौतिक राशि से दर्शाते हैं उसी को बोलते हैं औसत चाल। कैसे, देखिए औसत चाल यानी औसत चाल को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं वी एवरेज। वी एवरेज बराबर कुल दूरी, इसको लिखेंगे डेल्टा एस करके, डेल्टा एस समझिएगा, डेल्टा बोलते हैं कुल दूरी और डेल्टा टी बोलते हैं कुल समय। ठीक है, तो देखिए जो वाहन है उसको टोटल दूरी, वो जो टोटल दूरी वो कितना तो दोस्तों तय कर रहा है 105 किलोमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 105 किलोमीटर। और 105 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको टोटल समय कितना लग रहा है 15 घंटा। कितना लग रहा है 15 घंटा। तो निकालेंगे 105, 15 7 105, तो यहाँ पर निकाल लेंगे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो वाहन है, बोल सकते हैं जो ट्रेन हो या रेलगाड़ी हो, उसकी जो औसत चाल है वो 7 किलोमीटर पर घंटा, यानी कहने का मतलब कि 1 घंटा में उसकी जो चाल है वो 7 किलोमीटर है, यानी 1 घंटा में वो 7 किलोमीटर की दूरी वो तय कर ले रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 7 किलोमीटर है वो मीटर से काफ़ी लंबा है और जो घंटा है वो आपकी सेकंड से काफ़ी बड़ा है। तो बड़ी दूरी और बड़ी समय के मापन के लिए हम लोग औसत चाल का प्रयोग करते हैं, और इसलिए इसका जो परिभाषा होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, आप लोग लिखिएगा, आप लोग लिख लेना दोस्तों। किसी कण या वस्तु द्वारा औसत चाल को डालकर किसी कण या वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, किसी कण या वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को, किसी कण या वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत चाल कहते हैं। वस्तु का औसत चाल कहते हैं। आप लोग इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहें, अगर आप इसको नीचे अगर लिखना चाहें तो आप लोग लिख लेना, यदि डेल्टा टी समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा, देखिए यहाँ पर लंबी दूरी तय हो रहा है ना, कण मान लो, कण, किसी कण द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी डेल्टा एस हो तो उसका औसत चाल, औसत चाल इस प्रकार होगा। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया, यदि डेल्टा टी समय अंतराल में किसी कण द्वारा तय की गई दूरी डेल्टा एस हो तो उसका औसत चाल इस प्रकार होगा। किस प्रकार भाई, तो औसत चाल को यहाँ पर हम लोग दर्शा देंगे किससे, देखिए पता है ना आप लोग को कि हम लोग चाल को दर्शाते हैं भी से, ठीक है, ये आपको पता है। और जब बात हो रही है औसत का, तो औसत दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर लगा देंगे ए बी जी, जिसका अर्थ होता है एवरेज। ठीक है, एवरेज का मतलब होता है औसत। तो ये आपको डिनोट कर रहा है किसका, तो ये डिनोट कर रहा है आपका औसत चाल का। तो औसत चाल को हम लोग लिखेंगे इक्वल टू क्या हो सकता है, कुल दूरी। तो कुल दूरी कितना है भाई, कुल दूरी तय की गई दूरी डेल्टा एस, यानी कि यही कुल दूरी है, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है कुल, तो लिखेंगे डेल्टा एस, अब बटा में डेल्टा का अर्थ होता है कुल, तो क्या चीज टी यानी समय, तो यहाँ लिख देंगे डेल्टा टी। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि औसत चाल बराबर कुल दूरी, इसको अच्छे से मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिखे साफ साफ ना, अब बटा में कुल समय। ठीक, अगर आप चाहें तो इसे भी क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं दोस्तों अच्छी तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। इतना दर्शाने के बाद आप लोग थोड़ा सा पॉइंट अप करना, नोट एरो डालकर इतना दर्शा लेना, देखिए ये लिखकर ये दर्शा लेना, और इतना दर्शाने के बाद नीचे आप लोग पॉइंट अप लिखना एरो डालकर। मैं बोल रहा हूँ, एक समान चाल के लिए प्रत्येक क्षण वस्तु की औसत चाल, एक समान चाल के लिए प्रत्येक क्षण वस्तु की औसत चाल बराबर होती है, यानी एक ही होती है। एक समान चाल के लिए प्रत्येक क्षण वस्तु की औसत चाल एक ही होती है, लिख लीजिएगा, वस्तु की औसत चाल
एक ही होती है। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों ये समान दूरी हो चुका है, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, और यहाँ पर जो समय है वो भी समान है। तो समान समय अंतराल में समान तय की जो दूरी है वो एक समान चाल के रूप में आती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 15 सेकेंड का औसत लेकर चलते हैं। देखिए 15 सेकेंड है ना, तो इस 15 सेकेंड का औसत लेकर चलते हैं कि इस 15 सेकेंड में ये कितना दूरी तय कर रही है। तो 15 सेकेंड में यह 30 मीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, आप यहां पर लिख सकते हो औसत चाल का भी एवरेज, यानी औसत चाल बराबर कुल दूरी। तो कुल दूरी है 30, तो यहां पर लिख लेंगे 30 मीटर अपॉन कुल समय कितना है 15 सेकंड, यानी 15 सेकंड का हम लोग औसत लेकर चलते हैं। तो नीचे लिख लेंगे 15 सेकंड, तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 2 मीटर प्रति सेकंड। इसका जो एक समान चाल था वो भी कितना था, तो 2 मीटर प्रति सेकंड। मैंने आप लोगों को बताया था, इसके जस्ट इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आप इसको लेकर चलोगे, मतलब 0 से अगर आप 20 तक लेकर चलोगे, 20 तक, कि 20 सेकंड के लिए कितना होगा, तो वही चीज होगा, यानी कि 40 मीटर बटा में 20 सेकेंड। तो इसका भी औसत आपको सेम ही निकल कर आएगा, कितना, तो 2 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एक समान चाल के लिए वस्तु की जो औसत चाल होती है वो एक ही होती है, यानी बिल्कुल भी भिन्न भिन्न, यानी कि अलग अलग नहीं होती। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर असमान वेग का। तो दोस्तों जो औसत चाल है वही आपका औसत वेग है, बस डिफरेंट क्या है कि डिफरेंट ये है कि औसत चाल में बिल्कुल भी इनकी जो दूरी है वो एक निश्चित दिशा के लिए नहीं ली जाती, और जबकि जो औसत वेग है इसमें जो दूरी है वो एक निश्चित दिशा के लिए ली जाती है, और इनकी दूरी को एक निश्चित दिशा में लेने के कारण ही हम इस दूरी को विस्थापन के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर हम औसत वेग की अगर बात करें तो आपका हो सकता है यहाँ पर क्या, औसत, अगर हम बात करें वेग का, तो औसत वेग जैसा ही डालेंगे तो आपका जो दूरी होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके विस्थापन में, यानी कुल आपने कितना विस्थापन तय किया। क्यों विस्थापन, दूरी आपका विस्थापन क्यों बना, क्योंकि वो जो दूरी है वो किसी एक निश्चित दिशा में हो रही है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर विस्थापन बना देंगे। और समय जो होगा कुल समय वो आपका सेम ही रहेगा, वो बिल्कुल भी बदलेगा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से औसत वेग के लिए आपका जो यहाँ पर भौतिक राशि है वो निकल कर आएगा कुल विस्थापन बटा में कुल समय। अगर इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, किसी पिंड या कण द्वारा तय की गई कुल विस्थापन और विस्थापन को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। आपने क्या जाना, किसी कण या पिंड द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन और उस विस्थापन को तय करने में लगे कुल समय अंतराल को उस कण का औसत वेग कहते हैं। यही आप लोग उस परिभाषा को दोस्तों अपने को नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। अब देखिए जो हमने यहाँ पर लिया है ना, यदि डेल्टा टी समय अंतराल में किसी कण द्वारा तय की गई दूरी डेल्टा एस, तो आप क्या करना कि केवल डेल्टा एस पर आप यहाँ पर वेक्टर लगा देना। जैसे ही आप एस पर वेक्टर लगा दोगे तो आपकी जो दूरी होगी वो चेंज होकर विस्थापन में आ जाएगी। ठीक है, यानी तीर का मतलब कि इसकी एक निश्चित डायरेक्शन है, निश्चित एक दिशा है, इसलिए इस दूरी को हम लोग बोलेंगे विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पर कुल दूरी हो गया और यहाँ पर कुल विस्थापन हो गया। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, यदि डेल्टा टी समय अंतराल में किसी कण द्वारा तय की गई दूरी डेल्टा एस वेक्टर है तो उसका औसत चाल जो यहाँ पर लिखे हैं आप लिख लेना औसत वेग। क्या लिखोगे, औसत वेग, इस प्रकार होगा। और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एरो का वहाँ पर तीर का निशान लगा देंगे। ये बोल रहा है कि क्या है, अब हम औसत वेग के रूप में है, ना कि औसत चाल के रूप में। और यहाँ पर हम लोग तीर का निशान लगा देंगे तो ये बताएगा कि अब हम दूरी नहीं है, अब हम विस्थापन है। तो ये आपका फर्क है औसत चाल और औसत वेग में। अगर बात करें कि औसत वेग का जो मैंने अभी औसत चाल का जो मैंने आप लोग का अभी नोट लिखवाया था, क्या लिखवाया था, उसके लिए आप औसत वेग का भी लिख सकते हो कि एक समान वेग के लिए किसी वस्तु का औसत वेग, एक समान वेग के लिए किसी वस्तु का औसत वेग प्रत्येक क्षण एक ही होता है। जैसा कि मैंने आप लोग को अभी बताया था ना, बस कुछ नहीं, जो हमने निकाला था जिस तरीके से यहाँ पर 2 मीटर प्रति सेकेंड, फिर यहाँ पर 2 मीटर प्रति सेकेंड, तो आप केवल यहाँ पर दिशा दे देना, पूर्व दिशा, यहाँ पर पूर्व दिशा,
बात वही है, बात में कोई डिफरेंट नहीं है। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि एक समान वेग के लिए किसी वस्तु का औसत वेग प्रत्येक क्षण एक ही होता है, यानी जो एक समान वेग होगा वही औसत वेग होगा। तो इस तरीके से आपके चाल के जो 3 ठो प्रकार थे और वेग के जो 3 ठो प्रकार थे वो आपका खत्म हो गया। अब ये औसत वेग यूज कहाँ होता है? तो दोस्तों ये जो औसत वेग होता है वो एक निश्चित दिशा वाले दूरी के लिए होता है। जैसे कि मान के चलते समुद्र में और कोई जहाज अगर दूरी तय करता है तो एक निश्चित दिशा के साथ क्या करता है, वो दूरी तय करता है, यानी उसका पथ बिल्कुल भी इधर उधर बदलना नहीं है जैसे रोड पर गाड़ियां बदलती हैं। क्योंकि जो नदी होता है, जो जल होता है, जो समुद्र का जो सतह होता है, उसमें एक निश्चित दिशा दूरी तय करने के लिए मिल जाती है, एक पथ मिल जाता है। जैसे कि आकाश मार्ग में हेलीकॉप्टर हो गया, वायुयान हो गया, मिसाइल हो गया, रॉकेट हो गया, उनकी एक निश्चित दिशा मिल जाती है दूरी तय करने के लिए। तो वहां पर क्या कर सकते हैं, आप औसत वेग को निकाल सकते हैं। ठीक है, वहां पर औसत वेग काम में आता है। अब जरा हम लोग बात करते हैं तात्क्षणिक का। देखिए यहां पर भी है तात्क्षणिक और यहां पर भी है तात्क्षणिक। तो तात्क्षणिक चाल का मतलब जिसमें दिशा का बिल्कुल भी चयन ना हो, और तात्क्षणिक वेग का मतलब जिसमें बिल्कुल भी दिशा का चयन हो। ठीक है, तो देखिए तात्क्षणिक को अगर आप ना भी समझो तो भी चलेगा, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं, आप लोग समझ कर रखिएगा। ये देखिए कोई खास समय अंतराल के लिए होता है। जैसे कि अगर मान के चलते हैं कि कोई व्यक्ति घर जा रहा है दौड़कर, ठीक है, मान के चलते कोई व्यक्ति घर जा रहा है दौड़कर यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है और वो क्या करता है कि घर जा रहा है दौड़कर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से। ठीक है, यानी उसकी जो चाल है दौड़ने की वो कितनी है, तो 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अगर वो किसी एक निश्चित दिशा में जा रही है तब तो हम लोग बोलेंगे कि वो वेग के साथ जा रहा है। ठीक है, वो वेग के साथ जा रहा है। और जब इसकी जो दोस्तों चलने की जो दूरी है अगर वो एक निश्चित दिशा में नहीं है, दिशा परिवर्तन के साथ है, तो हम बोलेंगे क्या कर रहा है, वो चाल के साथ जा रहा है। तो इसकी दौड़ने की जो चाल है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये दौड़ते दौड़ते हो सकता है कि बीच में हापा होगा, यानी हाप गया होगा। जैसे वो हापा होगा तो इसके जो चाल हुआ, जो यहाँ पर जो चाल आप देख रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड, हो सकता है कि इसकी जो चाल है वो घटकर यहाँ पर मान के चलते हैं, यहाँ पर इसकी जो चाल है वो घटकर हो जाएगा कितना, तो 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मान लीजिए दौड़ते दौड़ते यह थोड़ा सा क्या हो गया, या थक गया, तो थकने के कारण क्या हुआ कि इसकी चाल क्या हुई, चाल इसकी घटकर 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। बहुत ज़्यादा अगर थक गया होगा तो इसकी चाल 0 भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि रुक गया है, रुक कर क्या कर हो सकता है हाफ रहा होगा। फिर क्या करेगा कि फिर वो दौड़ के घर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही फिर वो घर की तरफ दौड़ कर जाएगा तो हो सकता है फिर इसकी चाल क्या होगी, इसकी चाल जो होगी वो बढ़ेगी। यानी कि जब वो मतलब कि सोच रहा होगा कि हमको घर बहुत जल्दी पहुंचना है, तो पहले उसकी चाल था 5 मीटर पर सेकेंड, तो हो सकता है कि अब यह यहाँ से वो 3 मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़ना शुरू करेगा, और हो सकता है कि आगे वो 7 मीटर पर सेकेंड की चाल से वो दौड़ना शुरू, आगे वो मतलब 7 मीटर पर सेकेंड की चाल से वो आगे दौड़ रहा होगा। तो आप क्या देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि प्रत्येक क्षण इसकी जो चाल है वो बदल रही है। यहाँ पर इसकी चाल थी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर इसकी चाल थी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर इसकी चाल हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर इसकी चाल हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। तो इन्हीं चालों को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्हीं चालों को हम लोग बोलेंगे तात्क्षणिक चाल। यानी किसी खास समय अंतराल पर किसी वस्तु की जो चाल होती है उसी को हम लोग बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो चाल है वो परिवर्तन के कारण क्या होता है, आपका तात्क्षणिक चाल प्राप्त होता है। और जब यह कोई एक निश्चित दिशा में गति करता है, तो उस स्थिति में ये जो आपका तात्क्षणिक चाल है वही आपका तात्क्षणिक वेग बन जाता है। जैसे कि अगर व्यक्ति अगर दौड़ रहा हो, ठीक, अगर वो दौड़ने का जो उसका पथ है अगर वो सीधा है किसी एक निश्चित दिशा में, तो क्या करेगा, वो अपनी बिल्कुल भी दिशा को परिवर्तित नहीं करेगा। दिशा का परिवर्तित ना होने के कारण यह दोस्तों दूरी के लिए विस्थापन के रूप में जाना जाएगा। और जब इसका जो दिशा होगा अगर वो परिवर्तित होगा तो इसका जो दूरी होगा वो क्या कहलाएगा, वो दूरी से बनने वाला और समय से बनने वाला जो राशि होगा वो चाल कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका चाल और वेग बिल्कुल अच्छी तरीके से खत्म हो चुके हैं। और तात्क्षणिक चाल को आप लोग अगर लिखना चाहे तो भी सही है और नहीं लिखना चाहे तो भी सही है। तो अगर आज के वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने चाल और वेग को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया है, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।